नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, बिना जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय, बिना पंथ, बिना समुदाय भेदभाव के सभी को अधिकार है। लेकिन क्या शिक्षा के अधिकार को धर्म के आधार पर निराधार किया जा सकता है? क्या वाकई में धार्मिक शिक्षा लेते हुए बाकी शिक्षा से बच्चे को वंचित किया जा सकता है? उसके अधिकारों का क्या यह हनन नहीं है? यह सवाल खड़ा हुआ जब दारुल उलूम ने एक नया फतवा जारी कर कह दिया कि जब तक मदरसे में पढ़ते रहोगे तब तक अंग्रेजी, दूसरी भाषा और कंप्यूटर कुछ नहीं सीखना है, और अगर ऐसा किया तो मदरसे से निकाल दिए जाओगे। मदरसे में लगभग 10वीं तक की पढ़ाई होती है, यानी बच्चे की उम्र 14 से 16 साल तक होगी। तब तक वो ना तो अंग्रेजी पढ़े, ना वो हिंदी पढ़े, ना वो कंप्यूटर की शिक्षा ले। तो फिर इसके बाद बच्चा कहां पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा? कौन सा स्कूल एडमिशन देगा, कौन सा कॉलेज एडमिशन देगा? क्या सीधे सीधे इस फतवे के जरिए कहा जा रहा है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मदरसे में मिलने वाला ज्ञान ही लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना? आज बात इस मुद्दे पर कि तालीम पर यह हताशा है, तमाशा है, कट्टरता है या फिर कुछ और है। हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। जिस दिन से अरबी तालीम शुरू होगी, हम कोई चीज़ नहीं पढ़ाते कि दारुल उलूम के कोर्स के साथ कोई दूसरी तालीम नहीं हो पाएगी। तो तालीम पर क्या वाकई में तमाशा है या कुछ और है? इसको समझने के लिए यह भी समझना पड़ेगा कि जो बयान दिया गया है वो बयान क्या कुछ कहता है और उस बयान के मायने क्या है। क्योंकि जिस तरीके से बयान दिया गया और जहां से बयान दिया गया, दारुल उलूम से ये नया फतवा जो जारी किया गया है, और ये फतवा जारी किसने किया? दारुल उलूम शिक्षा विभाग के प्रभारी ने यह फतवा जारी किया है। और इस फतवे में क्या कहा गया है, इसको जरा समझिए। इसमें कहा गया है कि दारुल उलूम संस्था में कोई भी छात्र ना अंग्रेजी पढ़े, दारुल उलूम में तालीम हासिल करने के दौरान इसकी इजाजत नहीं, छात्रों को अंग्रेजी और अन्य भाषा सीखने की इजाजत नहीं है, आदेश ना मानने वाले छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और छात्र के खिलाफ सीधे निष्कासन की कार्रवाई होगी, यानी कि उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। दारुल उलूम के नए फरमान से अब छात्रों में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि बेहतर भविष्य के लिए छात्र अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर सीखते हैं। दारुल उलूम में शिक्षा ग्रहण करने के साथ अंग्रेजी सीखते हैं और बाकी वो तमाम तालीम लेते हैं जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल उलूम जिस तरीके का फतवा जारी करते हैं, उसको लेकर अब कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं। इसका विरोध तो हो ही रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो फतवा जारी किया गया है यह संवैधानिक व्यवस्था के पूरे तरीके से विपरीत है। लेकिन इसके पीछे के मायने क्या है, इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद विक्रांत सिंह जी, और हमारे साथ बीजेपी नेता वैभव अग्रवाल भी जुड़ गए। वैभव जी, शुरुआत आपके साथ। भाई, अगर बच्चा 14 से 16 साल की उम्र तक ना अंग्रेजी पढ़ेगा, ना हिंदी पढ़ेगा, ना कंप्यूटर पढ़ेगा और ना कोई और शिक्षा लेगा, तो यह बताइए मदरसे से निकलने के बाद बच्चा कहां जाएगा और क्या करेगा? विजेंद्र जी नमस्कार। आपके बाकी दोनों पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। ये तो मेरे को प्रश्न पूछना चाहिए, आप मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये मेरे को जिन्होंने फतवा दिया उनसे पूछना चाहिए या फिर जो उनको सपोर्ट करते हैं उनसे पूछना चाहिए जी? मतलब एक तरफ तो कर्नाटका में कांग्रेस हमारे मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन दे रही है, ठीक है। रिजर्वेशन किस लिए होती है? पिछड़ी जातियों के लिए, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आके उनके साथ वार्तालाप करें, काम करें, आगे बढ़ें और अपने पूरे कुनबे को साथ लेके जाएं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भारत में रह के केवल तालीम अरबी होगी, है ना, वो हमारी तालीम
सूट नहीं करता है तो भाई साहब अपना देश बना लो एक नया। जी मतलब आप भारत सर में बिल्कुल, रहोगे। मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया है, मैंने इसलिए सवाल किया, मुझे लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी सरकार है, और देश में मोदी सरकार है, और अगर कोई बच्चों से उनके अधिकारों को छीनेगा तो अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी है। तो सवाल का मतलब यह था कि भाई उन पर कार्रवाई क्या होगी जो अधिकारों को छीने। नहीं 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 नहीं, ये बच्चों की तालीम से और बच्चा हमारे भविष्य से रिलेटेड है। बच्चों का तो भविष्य आने वाला कल वो तो आएगा ही आएगा। बच्चों की तालीम और हमारे आपके और मेरे भविष्य से रिलेटेड है। इसमें राजनीति कहीं नहीं है, चाहे केंद्र में भाजपा सरकार हो, चाहे आपकी सोलंकी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो जो कि कभी आएगी नहीं, चाहे कोई और सरकार हो, चाहे प्रदेश में चाहे केंद्र में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तालीम का मामला है। तालीम क्या है, शिक्षा जो होती है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। वो ये नहीं हो सकता कि भाई साहब मैं तो हिंदी पढ़ता रहूं और भाई साहब बाहर से जो हमारे साथ कारोबार करने आते हैं वो अंग्रेजी में गिटपिट करें और चले जाए। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई साहब भारत तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। सर मेरे लिए तो सवाल इसलिए भी बड़ा है कि मैं नहीं जानता कि कितने उलेमा ऐसे होंगे और जिन्होंने फरमान जारी किया होगा उनके बच्चे भी क्या सिर्फ मदरसे में ही पढ़े हैं, विदेश जाकर पढ़े हैं। हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट मोहसिन रशीद खान जी जुड़ गए हैं। मोहसिन भाई, आपको पता होगा जिसके ऊपर मैं डिबेट कर रहा हूं, तो ये बताइए आपको ये सही लगता है या गलत लगता है? एक तरफ तो देश में शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है, बिना जाति, बिना धर्म, बिना पंथ, बिना संप्रदाय, बिना समाज, जो भी बच्चा है वो जाकर शिक्षा ले ले, और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि जब तक आप हमारे मदरसे में पढ़ेंगे ना अंग्रेजी पढ़ेंगे, ना हिंदी पढ़ेंगे, ना कंप्यूटर शिक्षा लेंगे। ये कहां तक जायज है? किसने कहा ये विजेंद्र भाई, ये किसने कहा? मोहसिन भाई आपको जानकारी नहीं है? मुझे पूरी जानकारी है, लेकिन जिस तरीके से आप तक बात पहुंचाई गई है वो पूरी बात ही गलत है। दारुल देवबंद ने ये कहा ही नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना या हिंदी नहीं पढ़ना या फ्रेंच नहीं पढ़ना। जिसने भी ये मुद्दा बनाया है, ये झूठा मुद्दा बनाया है। अगर उस लेटर को पढ़ लेते तो शायद ये डिबेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो 3 पॉइंट्स का लेटर है। देखिए, पहले लेटर में पहले पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि जो जेर तालीम तलबा हैं, जो जेर तालीम, जो लोग दारुल उलूम देवबंद का कोई कोर्स कर रहे हैं जिसमें सुबह से लेकर दोपहर तक की क्लासेस लग रही हैं, वो बच्चे किसी और जगह पर जाके उन क्लास के टाइमिंग्स पर कोई दूसरा रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते। बात रही इंग्लिश की, तो मैं खुद दारुल उलूम देवबंद होके आया हूं। मुझे खुद को पता है कि शाम के वक्त इन कोर्सेज से फ्री होने के बाद दारुल उलूम देवबंद में इंग्लिश की क्लासेस चलाई जाती हैं फ्री। मोहसिन भाई, आपके वक्त में और आज के वक्त में अंतर आ गया है जी। आपके वक्त में और आज के वक्त में अंतर आ गया, तभी तो हम डिबेट कर रहे हैं। और ये बताइए ना कि अगर कोई एक जगह जा रहा है, दूसरी जगह दूसरी पढ़ाई कैसे करेगा भाई? ये तो दारुल उलूम शिक्षा विभाग के प्रभारी ने फतवा जारी किया, एडमिशन ले लिया जी, और उनकी तरफ से अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया। समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा मुझे बताइए, अरे आप मुझे बताइए 24 घंटे से ज्यादा हो गए इसको। मोहसिन भाई, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, नेशनल डिबेट हो चुकी, अखबारों में छप चुकी। मुझे एक स्पष्टीकरण दीजिए दारुल उलूम की तरफ से आया हो कि भाई आपने गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया है। हमने तो कहा खुलकर कीजिए, हम भी पढ़ाते हैं। कहां कहा गया ये? न्यूज चैनल्स का तो तरीका ही हो गया ना भाई। क्यों वो आपको जवाब देंगे? हम क्यों जवाब देंगे हर गलत चीज का? अगर न्यूज चैनल को इतनी सी भाई हर गलत चीज का ही तो जवाब दिया जाता है हुआ है, तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर गलत चीज का ही तो जवाब दिया जाता है, किए जाते हैं गलत चीज पेश करके। अरे हर आदमी, हर चीज, हर जगह ऐसी नहीं होती ना कि जवाब दिया जाए। आज मैं मोदी जी के लिए कुछ भी कहता हूं, मोदी जी मुझे जवाब थोड़ी देंगे। लेकिन तो आप दारुल उलूम थोड़ी ना है जिनको पूरा देश मानता है। की नजर में इतनी ही है कि वो कुछ भी कहते रहे, उनको गलत बात के लिए जवाब की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? आप दारुल उलूम थोड़ी ना है जिसको हजारों लोग मानते हैं, लाखों लोग मानते हैं, जिनका एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में घूम जाता है। मैं एग्जैक्टली तो बिल्कुल, तो उन चैनल्स का दारुल उलूम की नजर में इतनी हैसियत नहीं है जो बार बार सिर्फ उन्हें बदनाम करने के लिए इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आप बताइए, आप बताइए। मेरे मोहसिन भाई तो ये कह रहे हैं कि भाई शाम को जाइए,
शाम को दारुल उलूम के अंदर भी अंग्रेजी और कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा और बाहर भी पढ़ाया जाएगा। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई विजयन जी कि पहली बात तो ये राष्ट्रीय खबर बनी कैसे, बन गई तो अब एक्चुअली मोहसिन भाई ने बड़ी एक मिनट जी, मैं भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। एक मिनट मोहसिन भाई, मैं जगदीश जी के पर्सनल रिक्वेस्ट पे आया हूँ चैनल पे। मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरा परिचय आपको नहीं है तो आप शायद गूगल करके देख सकते हैं। 2 मिनट, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत नहीं बोलिए, कोई किसी को नहीं टोकेगा। नहीं बैठा भाई, नहीं ठीक है बोलिए सर, कोई नहीं टोक रहा किसी को, मतलब है। ठीक है बोलिए बोलिए सर। मोहसिन भाई अपन विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपन आपस में बात नहीं करेंगे तो एक कुछ बाहर कैसे निकल के आएगा। शालीनता से अपन बात करें। 1 मिनट, ठीक। तो ऐसा है कि देखिए विजयन जी, मोहसिन जी ने बहुत बढ़िया बात रखी। मोहसिन जी ने एक तरफ बोला कि हमें कैसे पता है कि दारुल उलूम ने बोला, तो यदि उन्होंने यही मना कर दिया कि दारुल उलूम ने बोला ही नहीं तो फिर तो खबर ही गलत हो गई। ठीक है, उनकी बात में दम है, ठीक है। लेकिन मैं मोहसिन भाई को थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए ऐसा है कि मीडिया में जब खबर चलती है ना तो वो डेमोक्रेसी में देश का चौथा स्तंभ है, यानी सरकार, कानून, मीडिया और चौथा आप समझ सकते हैं। तो आप समझे खबर कहां से आई। मीडिया को जो खबर आती है वो 2 तरीके से आती है। एक होता है प्रेस रिलीज, दूसरा होता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के 3 मिलियन 30 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, छोटा चैनल नहीं है। पहली बात आप ये समझे। दूसरी बात, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, खबरें और भी बहुत है कि आपने कौन सी जैकेट पहनी और मैंने सर में कौन सा कलर लगाया है। खबर आई तो अपन ने वार्तालाप किया। यदि आप ये कह रहे दारुल उलूम ने नहीं बोला तो रिपोर्टर ने क्यों फाइल किया, और ये केवल फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर ने फाइल नहीं किया, पूरी देश में अभी चर्चा हो रही है इस बात की। और हम लोग सब, और कई मेरे मुस्लिम कई दोस्त हैं दिल्ली में, कई बड़े स्तर पे दोस्त हैं, मौलाना और उनसे ऊपर, बहुत उठना बैठना है मेरा यहाँ पे उन लोगों के साथ। हमारी सबकी चर्चा यही थी कि ये अचानक से क्या हुआ, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो यदि कर्नाटका में कांग्रेस से रिजर्वेशन ले रहा है, पिछले इलेक्शन में भाजपा ने जब रिजर्वेशन खत्म करी तो उस पे वोटिंग पे असर भी दिखा, तो यदि पिछड़ा समाज है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पिछड़ा समाज आगे आने की कोशिश स्वयं ही नहीं कर रहा। करेक्ट, वो आप भी यही बोलेंगे, मैं भी यही बोलूंगा, कोई भी प्रश्न पूछेगा। बिल्कुल, तो क्या ये सवाल तो इसलिए भी बड़ा है वैभव भाई, वैभव जी, क्योंकि इससे पहले मदनी जी ने भी कहा था कि दीनी तालीम पहली प्राथमिकता है, बाकी सब सेकेंडरी है। विजय, उनका लाइव इंटरव्यू आया है, हम सब ने देखा है जी, कोई इसमें देखने की बात नहीं है। यूट्यूब पे अभी आप गूगल करेंगे तो आपको अपने आप दिखेगा। कोई बात नहीं, मोहसिन भाई का अपना तर्क है, उनको पूरी आजादी है अपना तर्क रखने की। लेकिन मैं राजनीतिज्ञ के रूप से नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक नागरिक से होने से बात कर रहा हूं। मैं हिंदू और वो मुसलमान होने से पहले भारत के नागरिक भी हैं। हम वही हवा सांस लेते हैं जिसमें मैं और आप दोनों साथ लेते हैं, हम वही पानी पीते हैं जो वो पीते हैं, हम, और कोई फर्क नहीं, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान सब सेम है। सीमेंट कोई स्पेशल नहीं आता कि मुस्लिम समाज के घर बनेंगे तो स्पेशल सीमेंट बनेगा, है ना। नहीं, लेकिन तो किताबें अलग आती हैं वैभव जी, इसको मान लीजिए भाई, पढ़ने की किताबें अलग आती हैं, स्कूल अलग होते हैं, शिक्षा अलग होती है, और वहीं पर डिफरेंशिएशन है। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं बाकी 2 पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। विक्रांत सिंह जी, भाई अगर देश के एजुकेशन सिस्टम को समझे और साक्षरता को देखें तो मुस्लिम आबादी की साक्षरता वैसे ही देश के मुकाबले काफी कम है। आपको लगता है अगर इस तरीके का फतवा जारी किया जाएगा तो उससे यह तो हो सकता है कि धार्मिक शिक्षा बढ़ जाए, लेकिन जो रियलिस्टिक एजुकेशन है, जिसके दम पर उसको नौकरी लेनी है, जिसके दम पर उसको व्यापार करना है, जिसके दम पर उसको दूसरों से बातचीत करनी है, उसमें वो बहुत पीछे पिछड़ जाएगा। वीरेंद्र जी, हमें इस माइंडसेट को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि धीरे धीरे भारतीय समाज का और भारतीय शिक्षा व्यवस्था का तालिबानीकरण करने का प्रयास हो रहा है। ये हमने कर्नाटक में हिजाब विवाद में भी देखा, जहां एजुकेशन पीछे था और धार्मिक पहचान आगे थी। यही हमने अभी मध्य प्रदेश में दमोह में एक घटना हुई थी, वहां भी हमने देखा है, और ये भी मैं उसी सीरीज का एक नया स्टेप मानता हूं। देखिए क्या है, वो लोग चाहते ही नहीं कि मुस्लिम युवा और नवयुवक नए ज्ञान को लें।
हर भाषा के साथ अपनी एक संस्कृति होती है, हर शब्द के साथ अपनी एक संस्कृति होती है, एक परंपरा होती है। नई भाषाएं सीखने के साथ आदमी का इंट्रोडक्शन होता है नए साहित्य के साथ। अगर उन्हें डर है कि अगर ये इंग्लिश सीख गए, फ्रेंच सीख गए, तो क्या पता है वॉल्टेयर को पढ़ने लग जाए, क्या पता ये जॉन्त्रे को पढ़ने लग जाए, क्या पता ये रूसो को पढ़ने लग जाए, शेक्सपियर को पढ़ने लग जाए, और इनके सामने कहीं दूसरे समाज की परंपराएं, दूसरे समाज का सच या दुनिया सच में दिखती कैसी है इनको पता ना चल जाए। और अगर ये पता चल गया तो उनके कहने पे जाके फटेंगे नहीं ना। उनकी प्राथमिकता क्या है कि उनको एक ऐसी भीड़ चाहिए जो उनके एक कहने पर जाए और कहीं भी अपने साथ बम लगा फिदाइन बन के फट जाए। तो ऐसी भीड़ को पाने के लिए वो चाहते हैं कि वो जो ज्ञान है उसको सीमित कर दिया जाए और उनकी पहुंच, उस मुस्लिम लोगों की पहुंच उस ज्ञान तक हो ही ना। और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशंस है और मुस्लिम समाज को बड़ी गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। देखो, सोक्रेटिस ने कहा था कि नॉलेज इज अ वर्च्यू, ज्ञान ही सद्गुण है। अगर ज्ञान हमारे पास है तो हम दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं, अपने मौलिक नजरिए से देखते हैं। और जब अगर ज्ञान को परिसीमित कर दिया जाता है तो हम वैसे देखते हैं, जैसे दिखाया जाता है जी। तो वहां क्या हो रहा है, वो चाहते हैं कि वो मुस्लिम नवयुवक जो पढ़े लिखे नौजवान है वो दुनिया को उसी नजरिए से देखे जैसे मौलाना दिखाना चाहते हैं। तो इसमें मौलानाओं का वेस्टेड इंटरेस्ट, इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द मुस्लिम सोसाइटी एंड इंडिया एज वेल। लेकिन मैं इसका दूसरा नजरिया भी आपसे समझना चाह रहा हूं भाई, जो इस वक्त पढ़ रहे हैं मदरसे के अंदर जी, उनके परिवार के लोग तो ये चाहते होंगे ना कि वो बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बने जी। कम से कम 100 में से 90% तो चाहते होंगे, आपकी बात मालूम है जी। तो अगर ऐसा कोई फतवा आया भी होगा तो परिवार वाले कहेंगे भाई नहीं देनी शिक्षा हमें, तो वीरेंद्र जी, मैंने इसलिए कहा कि ये विडंबना है, अलार्मिंग सिचुएशन है। 24, जैसा भी आपने कहा 24 घंटे हो गए, किसी मुस्लिम स्कॉलर ने इसका विरोध नहीं किया, मुस्लिम समाज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्या हम ये माने कि मौलाना मदनी के उस बयान से पूरा मुस्लिम समाज, सारा मुस्लिम इंटेलेक्चुअल? राजेंद्र मेघवाल, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है सर इस पर? क्या सोचती है कांग्रेस, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है और सभी को सभी शिक्षा अपने और एक मौलिक अधिकार के रूप में उनको अपनी शिक्षा लेने का अधिकार है। तो इसमें ऐसा कोई इशू है नहीं। और कोई भी बात अगर संविधान की जो हमारा फैब्रिक है उसके अगर अगेंस्ट होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर राज्य के अंदर अल्पसंख्यक आयोग होता है, देश के अंदर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, केंद्र में भी धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक विभाग का एक अपना मंत्रालय है और राज्यों में भी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अगर कोई भी बात है, पहली बात तो ये है कि जैसा आपने देखा और जैसा हमारे रशीद भाई ने बताया कि देवबंद के अंदर कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है और अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है, तो शायद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। हाँ, आज अगर इस डिबेट के अंदर देवबंद की तरफ से भी कोई ऑफिशियल प्रवक्ता होते या उनकी तरफ से बात कहने वाले होते तो शायद सच्चाई सामने आती। लेकिन पूरी कोशिश की, नहीं मैं क्या करें अगर कोई जुड़ता नहीं। विजेंद्र जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि जो इंटरप्रिटेशन है या जो बात को लेकर जो कहा जाता है उसके अंदर है, क्योंकि देवबंद भी भारत के संविधान के तहत ही भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान है जिनको मतलब आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत उनको विशेष अधिकार प्राप्त है। भाषाई मतलब धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्राप्त तो नहीं है ना कि बच्चों से बात। सुनिए एक मिनट, मैं पूरी बात कर लूं, मैं अपनी पूरी बात राइट टू एजुकेशन है या नहीं? सुनिए, राइट टू एजुकेशन है। 29 और 30 के अंदर अल्पसंख्यकों का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं है, अल्पसंख्यकों का मतलब सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है और तमाम, और इवन जैन भी है। तो ये तमाम लोग हैं जिनके अपने अपने संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। और सर, आपको मैं आप इतना कह ही रहे हैं तो जरा ये भी बताइए, संविधान में अल्पसंख्यक माना किसको गया है? कुल आबादी का कितना परसेंटेज होने पर अल्पसंख्यक? मेरी बात सुनिए, संविधान ने जो किया है उसके अनुसार अल्पसंख्यकों का तय किया गया और उसके बाद में सुनिए सर बताइए ना। सुनिए, परसेंटेज के ऊपर तो हमारे यहाँ तो कई 1% भी लोग हैं जैसे सिख वगैरह। नहीं, वो है अभी जिनका जिक्र कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, मोहसिन भाई भी मुझसे इत्तेफाक ना रखे, वो हो सकता है अप्रिशिएट करे। मैं आपको क्या जिस बारे में बात कर रहे हैं वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है सर, एग्जैक्टली अल्पसंख्यक नहीं है। अभी जो स्टैंड है वो भी अपीजमेंट पॉलिसी। नहीं, आप देखिए, आप नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं ना। जो भी संविधान के खिलाफ है उसके ऊपर संविधानिक, क्या ये बयान संविधान के खिलाफ है? मेरी बात सुनिए ना, क्या ये बयान संविधान के खिलाफ है? और मैं ये तय नहीं करेंगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तय करेगा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग तय करेगा। ये डिबेट में चीजें तय नहीं होती है। आप अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं होता सर, नहीं हो सकता, तो दी जाती है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं फिर बोल रहा हूं आपको,
करेंगे? देखिए मेरी डर बात लगता है सुनिए, सर। संवैधानिक संस्थान है, हमारा वोट इधर से उधर ना चिपक जाए, नाराज ना हो जाए, डर लगता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मैं आयोग ये कह रहा हूं कि 16 साल तक की उम्र तक के बच्चों को, 14 से 16 साल की उम्र तक के बच्चों को आप अंग्रेजी से दूर कर दें, आप कंप्यूटर से दूर कर दें, आप बाकी भाषाओं से दूर कर दें, आपको सही लगता है? विजेंद्र जी सुन लीजिए ना, आपने कह दिया, मैं आपको बताता हूं, आप मेरे साथ में जयपुर में चलिए, मैं आपको तमाम मदरसे दिखाता हूं जहां कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। क्या मैं जयपुर के मदरसों की बात कर रहा हूं? नहीं, कर नहीं रहे ना, तो आपने पूरे समुदाय को एक घेरे के अंदर ले लिया, ये गलत बात है। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि तमाम, एक मिनट चुप रहिए, आप बीजेपी की बात मत कीजिए। आप एक स्कॉलर बन के आए तो स्कॉलर की तरह बात कीजिए। नहीं, गलत बात है, क्योंकि आपने जो शुरुआत करी ना, आपने डिबेट शुरू की, देवबंद में दूसरी भाषा देवबंद के अंदर अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, देवबंद के अंदर अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। आपको पता ही नहीं है ना, देवबंद के मैटर को आप गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। देवबंद में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर पढ़ाई जाती है। अगर मैं ये कहूं, अगर आपको ऑब्जेक्शन हो तो खुलकर ऑब्जेक्शन बताइएगा। अगर मैं कहूं कि भाई मैं सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूं, जिनका देश के विकास में दूसरे नंबर पर भागीदारी आती है, अगर वहां से एक संस्थान इस तरीके का सर्कुलर जारी करती है और आपकी बात को ही मैं बड़ा कर दूं कि भाई उसका मतलब गलत किया जा रहा है, तो कोई स्पष्टीकरण आएगा। और वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे उनके लिए चाहिए जो देवबंद के अंदर इस वक्त पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके जो परिवार वाले हैं, उन तक ये स्पष्टीकरण कहीं से पहुंचेगा कि जो इंटरप्रिटेशन किया गया वो गलत किया गया है। हम ना कंप्यूटर से रोक रहे, ना हम अंग्रेजी से रोक रहे, ना हम हिंदी से रोक रहे, ना ही बाहरी ज्ञान से रोक रहे। नहीं, आपको स्पष्टीकरण मुसलमानों को तो चाहिए ही नहीं। मुसलमानों में तो इतनी अकल है कि 3 पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है वो समझ सकें। आप अगर अपने डिबेट के स्टार्टिंग में वो लेटर पढ़ लेते तो फिर आपके ये डिबेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको स्पष्टीकरण उस आदमी के लिए चाहिए जिसे आपने शिक्षा विभाग में और वो तालिबानी करार के रहा है। तो हैं, नहीं, लेकिन बस वो शुरुआत में ही नहीं जुड़ते, नहीं बोलते ना, सारा स्पष्टीकरण मैं दे रहा होता हूं, आप वहां जुड़ते नहीं है। मेरी बात और फिर कहते हैं कि हम बताते नहीं है। आप ये बड़ी समस्या है। सबके बीच में नहीं बोलते, नहीं, आप अगर मुझे कहेंगे, अगर आप मैंने तो पूरा पढ़ा है, बीच में नहीं बोलते ना, तो मेरे बीच में भी मत बोला करिए। अरे भैया आप गलत कहेंगे तो टोकूंगा ना। तीसरा पॉइंट क्या है बताइए, पढ़िए तीसरा पॉइंट। आप बताइए तीसरा पॉइंट पढ़िए क्या है। मैं तो पढ़ चुका, पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो पढ़ चुका, मैं तो साफ कह रहा हूं कि भाई अगर इसका इंटरप्रिटेशन गलत है, मैं बताता हूं, बताइए, मैं बताता हूं ना जी। आप पढ़ने देंगे क्या? आप पढ़िए। तीसरा पॉइंट यह है कि दारुल उलूम देवबंद ने कहा कि कोई बच्चा क्लास की शुरुआत में आके अटेंडेंस कर जाता है और फिर बाहर चला जाता है कोई दूसरा कोर्स करने, और फिर वो वापस अटेंडेंस खत्म होने के, क्लास खत्म होने के टाइम पे 4-5 घंटे बाद वापस आके बैठ जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट से आप क्या समझे, किसकी बात हो रही है? इस पॉइंट से मैं ये समझा मोहसिन भाई कि कोई बच्चा अगर वहां जा रहा है एडमिशन और उसके बाद वो कहीं गायब हो गया तो मदरसे की गारंटी नहीं है। इसका मतलब मैं ये समझा क्योंकि बच्चा आया और बच्चा चला गया, कहीं और चला गया और वापस आ गया, तो बीच में बच्चा गया तो इसकी जिम्मेदारी मदरसा नहीं लेता। तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अरे विजेंद्र जी, मुझे आपकी आईक्यू पे शक हो रहा है अब। मुझे भी शक हो रहा है। ये है कि दारुल उलूम देवबंद ये कह रहा है कि आप ये हरकत नहीं कर सकते। आप क्लास में आएंगे, पूरा क्लास लेंगे जिसके लिए आपके माँ बाप ने आपको एडमिशन कराया है, उसके बाद आप इंग्लिश या कंप्यूटर सीखने जाएंगे। पहली प्रायोरिटी दारुल उलूम देवबंद की उस कोर्स को कंप्लीट कराना है जो जिसके लिए आपके माँ बाप ने आपको एडमिशन कराया है। आपने सर जवाब दीजिए, क्योंकि मैं तो इसका मतलब ये समझा अपने छोटे आईक्यू के साथ मोहसिन भाई की बात को बड़ा करते हुए कि भाई अगर मैं मदरसे में कोई बच्चा गया, उसने अटेंडेंस लगा दी, अब वो मदरसे से आसानी से बाहर निकल सकता है और बाहर जाकर पढ़ भी सकता है, कुछ और भी कर सकता है, और फिर वापस आकर वो अटेंडेंस लगा भी देगा। और मानो अगर उसने कुछ बाहर कर दिया तो उसको टेक्निकली प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो मदरसे के अंदर है। सोलंकी जी, सबसे पहले तो आप और मैं, अपन दोनों और विक्रम सिंह जी, अपन तीनों ये मान लें कि अपनी जो आईक्यू है, इंटेलेक्चुअल कोशेंट है, वो 0 के बराबर है, और हम अगर मदरसे में पढ़ाई करते तो शायद हम देश में ज्यादा आगे निकलते। ये मान लेते हैं अपन मान लेते हैं। मैंने तो हथियार डाल दिए, ठीक है, तो उनकी बात अपन ने मान ली। आप अगर जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, करते ना तो आगे निकल जाते हैं। एक मिनट जी।
एक मिनट बोलिए सर, शांति बोलिए। से एक रहिए। मिनट की बात ही नहीं है ना। जब आप ऐसे कटाक्ष करेंगे तो मैं 1 मिनट थोड़ी दूंगा आपको। भाई मोहसिन भाई, उन्होंने तो आपकी बात को बढ़ाई कि आपने मेरे आईक्यू के सवाल पर क्वेश्चन किया, उन्होंने अपना भी आईक्यू शून्य कर लिया। नहीं नहीं, आपने कितनी, विजेंद्र जी पूरा राजस्थान पूरा मुल्क देख रहा है कि जी। आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपकी एक रेपुटेशन है, आप क्यों से खराब करने पे तुले हुए, सिर्फ मदरसों को बदनाम करने के एजेंडे से। मुझे हैरानी हो रही है। मोहसिन भाई, आप मैंने किस बात की मदरसों ये को बात कर बदनाम रहे हैं? कैसे किया, जरा बताइए। विजेंद्र हाथ जोड़ के माफी आपने मांगो, जो इनसे बोलो मैं अनपढ़ तीसरा हूं, मेरे पॉइंट को माफ आप कर दे। इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं आपसे गलत ये बात कह है रहा हूं, विजेंद्र। मैं इनसे आपसे ज्यादा ये थोड़ी कह रहा पढ़े हूं कि मदरसा ये कह रहा है कि ये चीज अलाउ नहीं की जाएगी। ये आप कहाँ कह रहे हैं अलाउ मदरसा होती है ये भाई, कह रहा बताना चाहे जरा। कर लो बाहर, हम उसे प्रूव नहीं कर पाएंगे। भाई ये कहाँ अलाउ होता है, मुझे बताइए। वही बात मैं बता रहा हूं, मेरे पास दारूम कॉपी है देवबंद के नोटिस कुछ की। बच्चे, मैं वही, अगर आप समझने के लिए बात कर रहे हैं तो आपको मुझे सुनना पड़ेगा। दारूम देवबंद के कुछ बच्चे शांत हो जाओ यार। ये कर रहे थे कि वो आप क्लास अकेले तो चलाओगे। क्लास में अंदर जाके अटेंडेंस जी। लगा के और वापस अच्छा मोहसिन भाई, जाके दूसरे कोर्सेज मोहसिन में भाई, एडमिशन ले मुझे रहे थे। प्रोग्राम को तो क्लोज दारूम करना है। देवबंद ने उसको आपने मना कहा किया कि है। भाई आप तो दारुल उलूम से ही पढ़े हैं, तो चलिए मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं और इसी प्रोग्राम में, नहीं, मैंने इसी ये नहीं प्रोग्राम कहा। में मैं वो वीडियो चलाऊंगा। आप मुझे वीडियो दे दीजिएगा अगले 2 दिन 3 दिन का, कि जहां बच्चे कंप्यूटर और अंग्रेजी पढ़ रहे हो, मैं चला दूंगा और मैं कहूंगा कि भाई हम गलत थे। बिल्कुल हम गलत थे, मैं 100% कहूंगा। ये हुई बात, ये हुई मैं बात। कहूंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? अब अगर बहुत अब बढ़िया। अगर ठीक। इन्होंने बोल दिया हो तो मैं बोलूं या बोलिए मैं सर, बोलिए। अच्छा, अपन ने मान लिया, कोई बात नहीं। मोहसिन भाई, थोड़ा हंसना भी मुस्कुराना भी सीखो। हल्के में बात होती है, विचारों के आदान प्रदान में चलता है, इतनी मैं कोई तो दिक्कत मुस्कुरा नहीं ही है। हूं, अपन पूरा बंटवारे समय। नहीं करते, जी। है ना? तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हर चीज में। आपको कोई कटाक्ष नहीं कर रहा है, मजे की बात होती है। कभी कभी आपको थोड़ा किसी मजे ने भी ले लेते हैं। तालिबानी नहीं कहा ना अरे वो वैभव छोड़ो ना जी, यार, आपको आप किसी ने हर छोटी तालिबानी बात नहीं पे- कहा ना, इसलिए आप अरे- मुस्कुराने की बात कर सकते हैं। अरे यार, शिक्षाविद आप बैठा हुआ सड़क आदमी पे- तालिबानी कह रहा है। यार। बताओ आप, शिक्षाविद। सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, थोड़ी जगह बना के चलनी चाहिए। कोई बात, सही बात है। सबको अधिकार है, वैभव कोई बात। अग्रवाल जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है अब सर, आप- प्लीज वाइंड अप कीजिए। हाँ, तो अब आप समझे कि मैं, विजेंद्र जी, आपको बताऊंगा कि विक्रम सिंह जी की बात से मैं सहमत हूं। कांग्रेस के राजेंद्र जी जो हैं, उन्होंने पूर्णतः उस पर जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी पार्टी की राजनीति में थोड़ा उलझे हुए हैं। कोई बात नहीं, जी, कोई बात नहीं, कोई कटाक्ष की बात नहीं है। राजनीति हर दल अपने हिसाब से ठीक है कर सकता है। सर। लेकिन मैं जी। आपको एक बात बताऊं, मेरे सामने इस समय नोटिस की कॉपी है, जो कि दारुल उलूम देवबंद ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इशू करी जी। हुई है। जी। वो नोटिस की कॉपी मैं पढ़ के बता देता हूं। पढ़िए सर, जल्दी पढ़िए एनी सर। स्टूडेंट, अंग्रेजी में है आप उसका, या विक्रम जी? नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मैं हिंदी में मानकर इसका चल रहा हूँ, वाचा- मोहसिन भाई को अंग्रेजी आती है सर, वो उस जोर में बैन नहीं any- हुई थी। अरे यार, अभी वो फिर बोलना शुरू हो जाए, मेरे को तो बोलने दो 1 मिनट। बोलिए सर, है ना? बोलिए। Any student found violating the ban on English language or any other language which is not taught in the Islamic seminary, engaging in language study or secretly engaging in language study जी। will face expulsion from the institution. Also, the student found absent from classrooms or leaving before the completion of their classes will face severe consequences. अब इसके अंदर अब क्या है ना, ये अच्छा, बेस्ट पार्ट मैं जी। आपको बताऊं, बैन लगाए इंग्लिश की स्टडी पे और नोटिस इशू किया है इंग्लिश में। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहसिन भाई आपका भी शुक्रिया, विक्रांत जी आपका भी शुक्रिया, और राजेंद्र मेघवाल जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तालीम सबके लिए होती है, और जितनी तालीम आप लेंगे उतनी ही तरक्की करेंगे, और आप जितनी भाषाओं को पढ़ेंगे उतना आपका दिमाग ज्यादा तेज होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि दुनिया में चल क्या रहा है। नमस्कार।